अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि मेरे कप्तान के पुराने साथी फरूख हबीब ने भी अपना हबीब बदल लिया। नाज़रीन, आज से पहले मैं उन दो टीवी प्रोग्रामों के कोऑर्डिनेटर्स की सलाहियतों का मुतरफ था जिन्होंने उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी को ढूंढ निकाला था। हालांकि मुल्क भर की पुलिस उनको तलाश करने में नाकाम रही थी और आज मैं एक और कोऑर्डिनेटर की महारत का कायल हो गया हूं। लेकिन यह कोऑर्डिनेटर किसी टीवी प्रोग्राम का नहीं बल्कि एक चंद माह कबल कायम होने वाली सियासी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कोऑर्डिनेटर है, जिसने मेरे कप्तान के दरीना साथी फरूख हबीब को ढूंढ निकाला। 19 रोज कबल गिरफ्तार होने वाले फरूख हबीब को उनके अहले खाना तलाश करने में नाकाम रहे थे और अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब पुलिस ने 6 दिन पहले रिपोर्ट जमा कराई थी कि फरूख हबीब पुलिस की हिरासत में नहीं है और ना ही उन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनकी बाजियाबी पर अदालत ने आज ही फैसला महफूज किया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कोऑर्डिनेटर की तारीफ तो बनती है कि 27 सितंबर से लापता फरूख हबीब को न सिर्फ तलाश कर लिया बल्कि उन्हें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर से बरामद भी करा दिया। नाज़रीन, उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी के बाद टीवी इंटरव्यूज की हैट्रिक ना हो सकी क्योंकि फरूख हबीब ने टीवी इंटरव्यू देने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस को तरजीह दे दी। ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि इंटरव्यूज का सिलसिला वो मकबूलियत हासिल नहीं कर सका जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने हासिल की थी। साने 9 मई के बाद बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पार्टी या सियासत छोड़ने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले बहुत से सियासतदानों ने जहांगीर तरीन की क़यादत में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई और आज इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के साबिक सदर भी अपने उन साथियों से जा मिले जिन्होंने मेरे कप्तान का साथ छोड़कर नई पार्टी बना ली है। नाज़रीन, फरूख हबीब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। माजी में वो काफी बार कह चुके हैं कि वो डट कर मेरे कप्तान के साथ खड़े हैं। सुनिए वो तब क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं। आज पता चलना चाहिए कि बहादुर लीडरों के साथ किस तरीके से इजहार यकजहती की जाती है। ऐसे ना पार्टियां खत्म होती हैं ना ऐसे नजरिया खत्म होता है। हम इमरान खान के साथ खड़े और आखिरी दम तक इमरान खान के साथ खड़े। आपके पास दो रास्ते हैं, आदम के रास्ते पे चलें या आप शैतान के रास्ते पे चलें। मैंने वो रास्ता इख्तियार किया है जो मुझे लगा कि ये एक सही रास्ता है। मैंने ये फैसला किया कि मैं IPP ज्वाइन कर रहा हूँ। नाज़रीन, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरूख हबीब ने 9 मई के अफसोसनाक वाकयात की मजम्मत की। हालांकि इससे पहले उनके ख्यालात कुछ और थे। सुनिए वो तब क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं। सब पूरे पाकिस्तान के अंदर सड़कों पे बाहर निकलें और अपने एहतजाज को जारी रखें जब तक पाकिस्तान के अंदर हकीकी आजादी हासिल न कर ली जाए, जब तक इमरान खान को रिहा न कर दिया जाए। हकीकी आजादी की जदोजहद में हमने पीछे नहीं हटना। हम अपनी जानों का नजराना देंगे। इमरान खान के साथ हम डट के खड़े होंगे। ये एहतजाज जारी रहेगा। हम सर के ऊपर कफन बांध के निकले हैं। पाकिस्तानी कौम पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर आप निकले। फैसलाबाद में भी आप लोग बाहर निकले। इमरान खान 22 करोड़ अवाम की जान है, कौम की आखिरी उम्मीद है। इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने अगवा किया। जब ये मंजरनामा लोगों ने देखा तो लोग एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के लिए पूरे पाकिस्तान की सड़कों में बाहर निकल आए। इमरान खान ने किसी जगह के ऊपर भी कौम को पुरतशद्दुद एहतजाज की कॉल नहीं दी, हमेशा पुरअमन रहने का उनको कहा। 9 मई का जो वाकया है इस पे आपने मुसलसल लोगों की ज़हन साजी की, मुसलसल लोगों को जो है वो तैयार किया, आपको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करते साथ लोग जो है वो लिबर्टी जमा हो जाते हैं। उस दिन चंद लोगों को क्या खास हदायत थी जिनका हमें नहीं पता था। मैं लाहौर में था जब गिरफ्तारी हुई, मुझे मेरी वाइफ ने मुझे बताया। जब मैंने ये देखा ये हालात इस सतह के ऊपर कशीदा हो गए, मैं किसी भी जगह पे नहीं गया, मैं इवन फैसलाबाद में नहीं गया। जो कुछ उस दिन हुआ, जिस तरीके से हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक था। ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक स्याह वाक़े के तौर के ऊपर जो है इसको याद रखा जाएगा। नाज़रीन, फरूख हबीब ने मेरे कप्तान के खिलाफ तोशाखाना केस के बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उनके आज के ख्यालात में माजी की निस्बत बहुत बड़ी तब्दीली आई है। तोशाखाना केस के बारे में सुनिए वो तब क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं। तोशा खाना को शोशा खाना बना के इमरान खान के ऊपर मुकदमात चलाए गए। ये जो क्रिमिनल केस चलाया जा रहा है, अब चलाएं नवाज शरीफ के ऊपर केस, अब चलाएं आसिफ अली जरदारी के ऊपर केस। चेयरमैन नायब साहब पहले आज एक नोटिस अपने आप को तो जारी करें ना। या आपको लाया इस वजह से क्या है कि आपने सिर्फ इमरान खान को नोटिस देना है। इमरान खान ने किसी किस्म की भी कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया। इमरान खान ने प्रॉपर एवेल्युएशन के बाद जो तोशा खाना से चीजें हैं वो खरीदी है पैसे दे के। जब कोई चीज आपकी मलकियत बन जाए फिर वो आपकी पास है।
आप उसे अपने पास रखें, आगे आप उसे सेल कर दें, आपका असासा भी होता है ना। तोशा खाना में हमने बड़ी तनकीद की जनाब, जरदारी के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, बाकियों के ऊपर हम तनकीद करते रहे कि जी ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। भाई मैं ट्वीटें करता रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा हूँ कि ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के पीछे छुप रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने भी तोशा खाना से घड़ियां ली हुई हैं। आप जैसा जो लीडर जो ये क्लेम करता है, हाई मोरल ग्राउंड लेता है, वो तोशा खाना से घड़ियां भी ले रहा है और उसके बाद उसकी कैबिनेट के मेंबरान को ही नहीं पता, आए बाएं शाएं हमारे सामने हो रही होती थी। अच्छा जी आप ऐसा करें, स्पोक्स पर्सन की मीटिंग कॉल हो रही है पीएम ऑफिस में, तोशा खाना का डिस्कस हो रहा है, अपोजिशन तनकीद कर रही है। अच्छा जी आप जाके कहें जी ये कि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी फिर जो भी लिया है वो पैसे दे के लिया है, यानी कि जो चीज डिफेंडेबल ही नहीं है उसको उसका दिफा हम कर रहे थे। नाज़रीन, बात 9 मई के वाकया तो तोशाखाना केस के बारे में ख्यालात की तब्दीली तक महदूद नहीं रही। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के साबिक सदर फरूख हबीब के ख्यालात मेरे कप्तान के बारे में भी वो नहीं रहे जो तवील अरसे से उनकी पहचान बन चुके थे। सुनिए वो कप्तान के बारे में तब क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं। इमरान खान के साथ 22 करोड़ आवाम खड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप 22 करोड़ आवाम की जुबानें नहीं बंद कर सकते। लोगों ने ये फैसला किया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। खान साहब ये जान अब आपकी जान नहीं है, आप हर पाकिस्तानी की जान बन चुके हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी कालादम करार दे दी है, उनकी रिहाई का हुक्मनामा आ चुका है। सब लोगों को जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा लीडर सही सलामत जो है वो वापस हमारे दरमियान मौजूद होगा। इस मुल्क को जिसने खुददारी के लिए, जिस मुल्क को गुलामी से निजात के लिए, मुल्क की सालमियत के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर इमरान खान ने खड़ा किया। खान साहब अब खुद ही अपने मकसद से हट गए हैं। जब खान साहब खुद ही अपने मामले से निकल गए हैं और कायदे आज़म के पाकिस्तान की बजाय हमारे हवाले कर दिया फराह गोगी, बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान। वो यार 3.5 साल हम उस्मान बुज़दार को डिफेंड करते रह गए, जो शख्स खुद किसी को नहीं डिफेंड, अपने आप को नहीं डिफेंड कर सका। तो आगे भी आपको अगर आइंदा भी कभी मौका मिला तो फिर उस्मान बुज़दार ही आना है। ऐसे ऐसे काबिल लोग थे जिनको आपने टिश्यू पेपर की तरह यूज करके इस्तेमाल करके आपने उनको जो है वो साइड पे कर दिया। आप उनको 2011 में खान साहब ने हमें, इमरान खान साहब ने कहा अलीम खान तो बहुत अच्छे हैं। 2018 में जो है वो बुशरा बीबी ने उस्मान बुज़दार को पास कर दिया तो अलीम खान बुरे हो गए, जहांगीर तरीन जो है वो बुरे हो गए। कल को जो है मैं नहीं अच्छा लगूंगा, मैं भी बुरा हो जाऊंगा। नाज़रीन, फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत से पैदा होने वाली सूरत हाल पर हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, फरूख हबीब 27 सितंबर को लापता हुए हैं और 28 सितंबर को उनके भाई की तरफ से उनकी बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई और आज इस दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। 19 दिन लापता रहने के बाद फरूख हबीब अचानक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर कैसे पहुंच गए। सवाल नंबर 2, माजी में तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा पार्टी ही नहीं बल्कि सियासत भी छोड़ चुके हैं। फरूख हबीब ने सियासत छोड़ने के बजाय IPP में शमूलियत को क्यों तरजीह दी। सवाल नंबर 3, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले बेशतर रहनुमा रिवायती सियासतदान थे, लेकिन फरूख हबीब इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के बानी रहनुमा है जो इमरान खान के इंतहाई करीबी वफादार समझे जाते थे। क्या फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह समझा जा सकता है कि इमरान खान के करीबी साथियों के हौसले भी पस्त हो रहे हैं। सवाल नंबर 4, आज फरूख हबीब ने कहा कि इमरान खान को अगली बार मौका मिला तो भी उस्मान बुज़दार ने ही आना है। चेयरमैन PTI ने बहुत काबिल लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। काबीना में रहते हुए या लापता होने से पहले फरूख हबीब को इस हकीकत का इल्म क्यों ना हो सका। सवाल नंबर 5, फरूख हबीब की अहलिया ने एक दिन पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल को अपने शौहर की बाजियाबी के लिए खत लिखा और यह खत तहरीक इंसाफ की तरफ से सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया। उस खत में कहा गया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल मदाखलत करके उनके शौहर की बाजियाबी को मुमकिन बनाए। फरूख हबीब की वापसी में इस खत का कितना अहम किरदार है। सवाल नंबर 6, तहरीक इंसाफ के लोगों ने इंटरव्यूज भी दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। पार्टी छोड़ने के लिए बयानात भी जारी किए गए। 19 दिन गायब रहने के बाद अचानक सियासी पार्टी के दफ्तर पहुंचना और शमूलियत का ऐलान करना एक नए ट्रेंड को जाहिर करता है क्या। सवाल नंबर 7, आज फरूख हबीब कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक पर हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया गया था। अदम एतमाद के बाद हमें जमहूरी तरीके से जद्दोजहद करनी चाहिए थी। क्या फरूख हबीब ने अदम एतमाद के बाद मेरे कप्तान को यह मशवरा दिया था कि वो असेंबली में ही बैठें या इस गलती का एहसास उन्हें आजकल में हुआ है। सवाल नंबर 8, फरूख हबीब तहरीक इंसाफ में एक नजरियाती कारकुन के तौर पर मशहूर थे और वो इमरान खान के काफी करीब थे। उन्होंने आज खुलकर मेरे कप्तान की हिकमत अमली पर तनकीद की। क्या ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ का वोटर भी मेरे कप्तान की पॉलिसी को गलत समझता है। सवाल नंबर 9, फरूख हबीब ने 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली को शिकस्त दी थी। 2024 के इंतखाबात में वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की टिकट पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को टफ टाइम दे पाएंगे। सवाल नंबर 10,
उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी के बाद फरूख हबीब भी मंजर आम पर आ गए। क्या आने वाले दिनों में शेख रशीद भी किसी सियासी जमात के दफ्तर या फिर किसी एंकर के घर पर नमूदार हो सकते हैं? नाज़रीन, तमाम सवालात के जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान ओन चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब, बड़ी विकेट गिराई है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपने। फरूख हबीब साहब ने आपकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ये कब से ये मामला चल रहे थे इनके साथ? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। मंसूर भाई, जैसे मैं आपको ये अर्ज करता चलूँ कि फरूख हबीब से मेरा सियासी ताल्लुक से हट के एक ज़ाती ताल्लुक भी है। और फरूख हबीब जो है वो बड़े पुराने और बड़े पैशनेट वर्कर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और मेरे से पहले के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और बड़ी मेहनत की, अपना मुकाम बनाया, अपनी जगह बनाई, वजीर बने। और देखते हैं आपके सामने आज सब कुछ आ रहा है। उन्होंने जो कुछ बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े दिल से बोला। मेरा कुछ दिन पहले इनसे राब्ता था, बहुत पहले भी राब्ता हुआ था। उसके बाद कभी मेरे से वो मशवरा लेते थे। मैंने सिर्फ उन्हें ये कहा कि आप अपनी सोच, अपने फैसले को, अपना वक्त लें, और जो आप दिल से अपनी सोच और अपने फैसले को जो तरजीह दें, आप उस फैसले को। नहीं, ये चौधरी साहब, आप कब से राब्ते में थे आपके साथ? जी देखें, ये तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, पुराने ताल्लुक हैं इनसे। कुछ अर्सा पहले भी राब्ते में आए, फिर वो अपनी वो एक कंफ्यूजन में थे और 10 दिन पहले फिर मुझसे राब्ता किया। लेकिन उससे पहले जब 10 दिन पहले आप फरमा रहे 10 दिन पहले राब्ते में थे आप? जी जी, क्योंकि मुझे भी यही था कि कोई राब्ता नहीं है, इससे इसके फैमिली ने कह दिया कट ऑफ हो गया है। तो सडनली मेरी फिर बात हुई इनसे, तो हम किसी एक जगह पे दूर ही कहीं हमारी एक मीटिंग भी हुई, और फिर भी मैंने इन्हें कहा कि आप वक्त लो। और उन्होंने कहा मुझे, फिर आई थिंक 2 दिन पहले वो हम लाहौर थे, तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने अपना फैसला किया और उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। नहीं, तो चौधरी साहब, वो आपकी जब 10 दिन पहले मुलाकात हुई तो आपने इनसे कहा नहीं कि भाई आपके लिए तो लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हुई हुई है, यहाँ पे आपकी बेगम साहिबा एमनेस्टी इंटरनेशनल को खत लिख रही हैं, आपके भाई का वीडियो पैगाम आ रहा है, तो आप कहाँ गायब हैं, कहाँ रूपोश हैं आप? भाई मंसूर भाई, क्योंकि ये फरूख भाई का ही था कि इसको फिलहाल अभी ओपन ना किया जाए, उनकी फैमिली को भी कोई इतला नहीं थी। और अच्छा, आपको पता है आज उन्होंने सारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद ही बताया कि मैंने अपना अकेले बैठ के फैसला किया। और उसके बाद मुझे भी उन्होंने बाद में कॉन्फ्रेंस में लिया और फिर मुझे बुलाया, और फिर मैंने जो मैं कर सका, जितना मैं उनके लिए जो मैंने उनसे कमिट किया, और उनसे हमारा एक और भी ताल्लुक है, वर्किंग रिलेशन अच्छा है। जी जी, पुराना हमने काम किया हुआ है। सलीम साहब को वो बड़ा रिगार्ड करते हैं, नीम भाई से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस तरह ये एक बॉन्ड हमारा है, उनसे था भी पहले, तो ये वर्कआउट कर गया भाई। तो चौधरी साहब, ये वहीं पे थे जहाँ पे उस्मान डार साहब और सदाकत अली अब्बासी साहब भी थे? नहीं जी, मुझे तो नहीं पता वो कहाँ थे। अच्छा, लेकिन ये मुझे जहाँ मिले और जो हमारी जो हमने कमिट की थी जगह, वहीं पे आए और मेरे पास भी थे, घर पे भी आए थे उसके बाद। अच्छा, हमारा एक ट्रस्ट का रिलेशन था, वो ना मैंने ब्रेक किया ना उन्होंने ब्रेक किया। अच्छा, तो वो इस तरह है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारी टीम का हिस्सा बने हैं। हमारे लिए एक पहली कंफर्ट है उनके साथ हमारा। लेकिन मैं चौधरी साहब, इनकी मैं ट्वीट्स वगैरह देख रहा था, तो गायब होने से सिर्फ 1-2 दिन पहले जो उन्होंने ट्वीट्स की हुई हैं, वो ट्वीट्स अभी भी मौजूद हैं इनकी ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर, अभी भी मौजूद हैं। उसमें तो ये इमरान खान साहब की तारीफें कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तकरीबन ये कुछ 2-3 हफ्ते का जो टाइम लगा, 2-3 हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली किस तरह कन्विंस किया आपने? माशाल्लाह, आपके अंदर तो फिर बड़ी कन्विंसिंग पावर है चौधरी साहब। जी मंसूबे, अगर आपके पास कोई और भी नाम हो तो दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उनको भी कन्विंस करूंगा, जरूर करूंगा। बस जो दोस्त भाई ट्रस्ट करते हैं। और मंसूर भाई, आप मेरी बात को मुझे 10 सेकंड देने। आपने देखे, जो सियासत करने का जो मकसद है वो पाकिस्तान की खिदमत करना है, आवाम की खिदमत करना है। ये मकसद नहीं है इंतशार और बाद में छुपो चोरों की तरह, दहशत गर्दों की तरह। अगर कोई भाई, कोई दोस्त रियलाइज कर जाता है तो उसको डिस्करेज करने की वजह हमें इंकरेज करना चाहिए। उसको डीमोरलाइज होने से उसकी माँ बाप, उसके रिश्तेदार, उसकी फैमिली, सब एक दूसरे को से छुपते फिर रहे हैं। हमने ये तो सियासत का माहौल कभी नहीं था पाकिस्तान में।
तो चौधरी साहब ये आपने इसका मास्टरमाइंड कौन था, किसकी वजह से ये लोग इस एज पे पहुंचे हैं, ये लोग इस सिचुएशन में पहुंचे कि अपने घर से दूर, अपने दोस्तों से दूर। तो मेरे ख्याल से ये, मैं इसको समझता हूँ कि मेरे और भी जो दोस्त हैं, जो भाई हैं, जो दूर हैं, वो इंशाल्लाह वो भी राब्ते में आएंगे और हैं भी। और इंशाल्लाह मेरा देखें, हमारा मकसद कोई ये नहीं है मंसूर भाई कि किसी को ब्रेक करो और किसी को साथ मिलाओ। अपना ज़मीर का फैसला अपनी मर्जी से करें आप। अच्छा। कौन सी कोई मजबूरी, कोई जबरदस्ती आपको मजबूरी में ला के कहो कि जी नहीं इधर आओ और उधर आओ। मैं आपको हल्फन ये बात कहता हूँ, मैं खुद इस चीज का कायल नहीं हूँ मंसूर भाई। ठीक है, आपको मुझे भी अगर कहा जाए तो मुझे अपनी राय देने का, अपना फैसला करने का हक मिलना चाहिए। और अगर कोई सही सोचता है कि भाई मैं कितनी देर लड़ सकता हूँ, मैं किस चीज से भाग रहा हूँ, मेरा जुर्म क्या है। मैं ये चौधरी साहब, लोग बिला वजह वो कहते हैं ना, कनेक्ट कर लेते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जी उस्मान डार साहब एकदम एक एंकर के घर पहुंच गए, सदाकत अली अब्बासी साहब जो है वो इतने दिन गायब रहने के बाद एक जगह वो इंटरव्यू देने के लिए आ गए, ये उस चीज़ के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। तो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड कि जब आपकी इनसे फ़ारूक हबीब साहब से मुलाकात हुई तो आप दोनों के अलावा और कोई नहीं था वहाँ पे, सिर्फ आप थे और वो थे और दैट्स इट। नहीं जी, कोई नहीं था, कोई नहीं था। और मुझे बिल्कुल उन्होंने मेरे से ये कमिटमेंट ली थी और मैं ये बड़ी उनकी मेहरबानी है कि वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। और मैं आपको पहले बता चुका मंसूर भाई कि हमने बड़ा इकट्ठे काम किया हुआ है। जी जी। और हमारा एक दोस्ती का भी एक है रिलेशनशिप। तो आप अपने दोस्तों पे ट्रस्ट करते हैं, मुझे भी कल को कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले कोई भी आप देखें, आप अपना देख लें कि आपको कोई ऐसा दोस्त होता है आपका जिससे आप ट्रस्ट। आपके साथ तो बड़ी पुरानी दोस्ती है ओन साहब, वो तो और आपसे नहीं है, कई सालों से है। खुदा ना खास्ता कल को आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, छुपना पड़ा, तो आपका भाई हाजिर होगा आपके लिए। मैं इट्स एन ऑनर फॉर मी जी। और बिल्कुल है, मैं ऑन करता हूँ और मैं बड़ी आपकी मोहब्बत और हमारा एक अच्छा एक रिलेशनशिप है, ताल्लुक है पुराना। तो ये ताल्लुक ही देखें, आपका दोस्त आपको अगर अच्छी कोई एडवाइस दे, आपको अगर आप उसकी हेल्प कर सको, तो आई थिंक इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी और कोई ऐसी चीज को नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं मंसूर भाई, हम गलतियों के पुतले हैं। हम गलती करते हैं, फिर हम सीखते हैं, फिर हम गलती करते हैं, फिर सीखते हैं। तो जिंदगी के सिलसिले में ऐसे ये तो चलता रहेगा ना जी। बिल्कुल। लेकिन जो गलती करके जल्दी मान ले, और आप देखें कि हम तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस्तेकाम। मंसूर भाई, आपकी तो जमात का नाम ही इस्तेकाम चाहते हैं। पाकिस्तान के जो पिछले, आप मंसूर भाई क्या आपने कितने प्रोग्राम ऐसे किए, आप एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, आपने कभी कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा के तौर पर कोई बात ऐसी नहीं की जो कि आपके हो, जब तक आपके पास ऑथेंटिसिटी ना हो। तो देखें, अगर आप किसी को राह रास्त पे ले आए, किसी दोस्त की हेल्प कर दें, और जो माहौल बना हुआ है अगर उसमें स्टेबिलिटी आ जाए, नफरतें खत्म करें, हम सोचे, हम एक पहले अपनी जात को निकालें, पहले अपने मुल्क का सोचें, हम खड़े कहाँ हैं आज जी। बिल्कुल, हमारी हालत क्या है। देखिए, राह रास्त के हवाले से आपने बिल्कुल बात सही की कि राह रास्त ही असल बात है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ओन चौधरी साहब की गुफ्तगू उन्होंने आपने सुनी, उन्होंने कहा मेरी मुलाकात हुई थी 10 दिन पहले, वहाँ पे मैंने इनको कन्विंस किया और उसके बाद बिला किसी प्रेशर के, बिला किसी अनड्यू किस्म के प्रेशर के, उन्होंने अपनी मर्जी से ज़मीर की आवाज़ के ऊपर जो है उन्होंने फैसला किया कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बहरहाल हमने चंद सवाल उनके सामने रखे थे, कुछ और भी सवाल आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले ओन चौधरी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। मामले दो हैं जिसके ऊपर आज मैं प्रोग्राम में बात करना चाह रहा हूँ। एक तो सबसे पहले यही मामला कि जिस तरह फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के उन्होंने हबीब अपना आज तब्दील कर दिया, उसके ऊपर भी बात करनी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि नून लीग के हवाले से नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो किसी डील के बगैर नहीं है। किसकी डील है, किससे हो रही है डील, कहाँ से आ गई ये डील, इसके बारे में ज़रा तफसील से बात करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी सीनियर रहनुमा बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद सैफ साहब प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैफ साहब, सबसे पहले मैं आपसे कॉमेंट लेना चाहूँगा, फ़ारूक हबीब साहब ने अपना हबीब आज तब्दील कर लिया सर,
कई दिनों से गायब थे, कई हफ्तों से गायब थे, लेकिन आज एकदम आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस तब्दीली का फैसला कर लिया। ओन चौधरी साहब ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने फरमाया 10 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उन्हें कन्विंस किया कि आपकी बेहतरी के लिए, अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए बेहतर है कि आप अपनी राहें बदल लें। सर, राहें बदल ली उन्होंने? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इस मौके पर तो हमें उनकी फैमिली को मुबारकबाद देनी चाहिए जो पिछले 25 दिनों से उनको तलाश कर रही है। और आज लाहौर हाई कोर्ट में उनके केस के हवाले से, उनकी गुमशुदगी के हवाले से समाअत भी थी और हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर जो है वो महफूज कर लिया था। नेचुरली वो भी अब इन्फ्रक्चुअस हो गया ना वो केस, तो अच्छा हुआ वो बरामद हो गए और मैं समझता हूँ कि उनकी फैमिली आज खासी खुश होगी। बाकी जहां तक क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे ख्याल में उसके बारे में मेरा जवाब यही होगा। वो एक बड़ा मशहूर चाइनीज एक कहावत है, बल्कि एक वो है, बद्दुआ है, चाइनीज कर्स है कि मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। तो मेरे ख्याल में वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, वी आर कर्स्ड, और इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। बस बाकी ये है कि जहां तक उनके फैसले का ताल्लुक है तो अच्छी बात है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को फरूख हबीब साहब मुबारक हो। देखते हैं वहां पे क्या पाकिस्तान की सियासत में क्या नुमाया किरदार वो अदा करते हैं। आई विश हिम गुड लक। बैरिस्टर साहब, लेकिन ये अजीब बात नहीं है, लोग कहीं पे जाते हैं, गायब होते हैं और आते हैं तो उसके बाद उनके तेवर बदले होते हैं, सोच बदली होती है, बिल्कुल आइडिया ही चेंज हो जाता है सब कुछ। तो इस तरह तो एक एक करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर रहनुमा भी अगर कहीं पे किसी यात्रा पे चले जाएं तो उसके बाद हो सकता है उनकी सोच बदल जाए। कल को अगर आप जरा ऑन रिकॉर्ड कह दीजिए, ये ना हो कि कल को बैरिस्टर साहब भी पता लगे खुदा न खास्ता कहीं पे छुट्टियों पे जाएं और वापस आएं और वो कह दें कि मेरा आज के बाद तहरीक-ए-इंसाफ से और सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल मंसूर साहब, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जो हालात हैं उनमें बिल्कुल ऐसी कोई बात जो है वो हतमी तौर पर नहीं की जा सकती कि ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली हो सकता है। और जहां तक ताल्लुक है पीटीआई के लोगों के जाने का, तो मैं ये समझता हूं कि अभी तो ये शायद और भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपको मुस्तकबिल में सुनने में मिलेंगी। मैं इसके बारे में बिल्कुल मुतमईन हूं कि ऐसा होगा। लेकिन एक चीज के बारे में मैं वसूख से बात कर सकता हूं और वो ये है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मजबूत रहेगी, अपनी जगह पे रहेगी, आवाम की हिमायत पीटीआई के साथ होगी। लोग जो अफराद हैं उनके आने जाने से पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपने मैदान में मौजूद रहेंगे और इंशाअल्लाह सियासी तौर पर मुकाबला करेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में इस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों का जाना, गायब होने के बाद इस तरह पाकिस्तान में ये इस्तेहकाम आएगा आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया मंसूर। मैं नहीं जानती कि ये इस्तेहकाम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन एक बात जो है वो बड़ी क्लियर है। फ़ारूक एक अच्छा लड़का है, उसने बड़ी मेहनत की है तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। अगर तहरीक-ए-इंसाफ ने उसको ऑब्लाइज किया, उसको मिनिस्टर बनाया, तो यकीनन उसकी भी बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप पहले अपने वर्कर्स को चारा की तरह इस्तेमाल करें। चारे की तरह इस्तेमाल होने के लिए सियासी वर्कर नहीं होता। और आप उसको जो है फिर आप जब आप पहले आप फसाद क्रिएट कराएं, 9 मई का, 10 मई का आप पुलिस क्लब में आराम से जो है वो दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, मुल्क जल रहा हो, और जब आप अगले दिन कोर्ट में 10 तारीख को पहुंचे तो आप कहें कि जो है वो मैंने तो नहीं किया, लीडरों ने और वर्करों ने किया होगा, और फिर आप जो है वो उसके ऊपर बजिद भी रहें, आप उसकी मजम्मत भी ना करें, और फिर आप जो है वो वर्कर्स जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट के जो हैं वो केस भुगते और वो वहाँ पर जो है वो सारी मुश्किलात बर्दाश्त करें और जो लीडर है वो याशी करता रहे। ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात दूसरी तरफ ये भी है कि क्या ये रियासती जबर की अगर बात की जाए, आपको सदाकत अब्बासी है, उस्मान डार है, फरूख हबीब है, आप ज़रा इनकी जो है वो इनका कंपैरिजन करें राना सनाउल्लाह के साथ, जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब उनके ऊपर ब्रूटली टॉर्चर किया गया था, उनकी भवें, उनकी बाल, उनकी मूछें, और उनको मार मार के यकीन तकरीबन नीम मुर्दा कर दिया गया था। उन्होंने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी। परवेज़ रशीद के साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया, उन्होंने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी। उसके बाद जो है वो राना सनाउल्लाह को दोबारा अरेस्ट किया जब इमरान खान के दौर के अंदर, और उसको सजाए मौत का जो है वो ट्रायल भुगत रहा था। तो उसने बाहर आके कहा, उसने कहा पहले 100% था, अब 1000% पार्टी लीडरशिप के साथ खड़ा हूँ। उनके सेल में जो है वो चीनी फेंकी जाती थी ताकि चूंटियाँ उनको खाएं, और वो किस हालत में वहाँ जिंदगी गुजार रहे थे
किसके साथ जो है वो जबर नहीं हुए, लेकिन ये इतने ही बेचारे कागज के मासूम और जो है इनके में से किसी के को आपने को वो टॉर्चर देखा है जो इन सबके साथ टॉर्चर हुआ? जावेद हाशमी के साथ, उसके साथ परवेज मुशर्रफ के दौर में क्या टॉर्चर अच्छा, हुआ वैसे था वो जरा याद करें। बड़ी लंबी लाइन है। नहीं, बड़ी माजरत के साथ ये जो आप मुझे एग्जांपल्स दे रही हैं, आपको इस बात का आइडिया है कि जब आप मुझे एग्जांपल्स दे रही हैं तो एक्चुअली इनडायरेक्टली आप ये कह रही हैं कि इनके ऊपर जबर हुआ है, लेकिन देखें ये कितने बुजदिल थे, हमारे वाले तो नहीं माने थे, ये देखें कितने बुजदिल हैं, ये मान गए, इनको 2 चपेड़ें पड़ी और ये मान गए, या इनके ऊपर जबर हुआ तो ये मान गए। ये आप मुझे बता रही हैं कि एक्चुअली ये हुआ इनके साथ? जी मैं वही बता रही हूं। मैंने अगर बात आपने शुरू मेरा सेंटेंस सुना हो, मैंने कहा जी अगर रियासती जबर की ही बात की जाए, अच्छा, जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर या जो इनका पीटीआई के तमाम लोग जो एक नैरेटिव ले रहे हैं, अभी बैरिस्टर साहब की बात नहीं सुनी आपने? उन्होंने कहा नहीं कर्ज वाले दौर में रह रहे हैं वो, और जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो ये तो वो बता रहे हैं, ये तो पूरा केस चार्जशीट ये फाइल कर रहे हैं। तो मैंने कंपैरिजन दिया कि अगर इनकी बात मान भी लूं तो फिर सियासी वर्कर जो है ये भी थे ना। लेकिन बात यह है कि अगर लीडरशिप के साथ आपकी कमिटमेंट हो और आपको पता हो कि आपने कुछ गलत नहीं किया, अगर आपने मुल्क के अंदर जो है पूरी हर किस्म के क्राइम में आप साथ रहे हैं, जलाओ घिराओ में और मुल्क में फसाद बर्पा करने में आप फ्रंट लाइन में थे, और उस इमरान खान के अपने लीडर के कहने पे, उसके बाद लीडर के मुझे नहीं पता, इनसे पूछ लो, इनकी स्टेटेड स्टेटमेंट है कि जी वो जरूर होना चाहिए ट्रायल जिन्होंने ये सब कुछ किया है, यानी वो बच्चे, वो औरतें, वो लोग जो सामने कैमरा पे थे, उनके साथ बिल्कुल जरूर होना चाहिए, उनके साथ मिलिट्री कोर्ट में भी जो है वो ट्रायल चल जाए, फर्क नहीं पड़ता, उनको सजाएं भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमरान खान जो है उसको कोई कुछ ना कहे। ठीक है, ये कहां की सियासत है जी? इसको क्या कहते हैं? हसन मुर्तजा साहब, ये सारी जो आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, पंजाब की सियासत के हवाले से आपका ताल्लुक भी पंजाब से, और पीपल्स पार्टी को बड़ी सवे रिजर्वेशंस हैं। जिस तरीके से आपका ये कहना है कि पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही, और आपकी पार्टी के बयानात हैं कि नून लीग के फेवर में ये सब कुछ हो रहा है। सर, ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए जो परिंदे उड़ उड़ के जा रहे हैं, इस पे क्या तबसरा करेंगे? ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस तरह से ना ही पार्टियां बननी चाहिए और ना ही इस तरह से खत्म होनी चाहिए। हम तो अक्सर, मैं हमेशा ये कहता था कि जब बुरा वक्त आएगा और आप लोग आज जो गालम गलोच की सियासत कर रहे हैं, आपने कहीं नजर भी नहीं आना। और जिस तरह अभी अजमा बात कर रही थी और वो कह रही थी कि इस तरह का रियासती जबर हमने देखा है और हम लोग खड़े रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख तो अगर आप देखें तो वो तो भरी पड़ी है ऐसे जबर से कि जिसमें कोड़े भी थे, जिसमें किले भी थे, जिसमें सारा कुछ था, लेकिन वो लोग जो थे वो अपने नजरिए के साथ खड़े रहे। आज समझ नहीं आती कि हफ्ता 10 दिन वो घर से गायब होते हैं और वापस आते हैं तो वो बिल्कुल बदले हुए होते हैं। तो या तो उनपे भी रियासती जबर और तशद्दुद है, और या फिर वो थे ही इतने टाइम के लिए तहरीक इंसाफ के साथ कि उन्होंने अपनी गालम गलोच इंजॉय की और जब बुरा टाइम आया छोड़कर भाग गए। तो या मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो भी ये तजर्बे करता है उसको एहतियात करनी चाहिए। ना ही इतनी जल्दी पार्टियां बनती हैं और ना ही इतनी जल्दी खत्म होती हैं। लेकिन हसन भाई एक सवाल यहाँ पे कि ये हैरानगी की बात नहीं है कि जो भी छोड़ के जाता है या तो सियासत छोड़ देता है या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चला जाता है। ना ये आपके पास आ रहा है, ना ये नून लीग के पास जा रहा है। देखें, मैं ये समझता हूं कि ये जमहूरी और पॉलिटिकल सिस्टम को कमजोर करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अच्छा, अगर आप देखें कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो क्या है, उसका कोई आज तक सिर पैर का पता नहीं चला। कौन के नजरिए का, कोई बयानिए का, कोई किसी चीज से तो उनका ताल्लुक हो, या कोई वो इस किस्म का दे रहे हो जी कि हमने पार्टी बनाई है इसलिए हमने पार्टी बनाई थी। और एक पार्किंग प्लेस बनी हुई है, लाल आके वहां पे खड़े किए जा रहे हैं। क्या उनका मुस्तकबिल क्या है, फ्यूचर क्या है, क्या वो करेंगे क्या? अच्छा, तो मैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असूली मौकफ के तौर पे ले लूं कि अगर पीटीआई के उधर से कोई उड़ के कोई परिंदा आया और इस रूट से आया, ये हफ्ते की खामोशी के बाद या 2 हफ्ते की खामोशी के बाद, तो पीपल्स पार्टी के दरवाजे उसके लिए बंद हैं, ऐसा नहीं होगा? पीपल्स पार्टी किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं करती। अच्छा, ना ही वो किसी को रोकती है, ना ही जाने वाले को पूछती है अच्छा क्यों जा रहे हो, ना ही आने वाले को रोका जा सकता है। हाँ, लेकिन आप ये यकीन रखें कि आएगा कोई नहीं। नहीं,
ये किस तरह कह सकते हैं मुर्तजा साहब आप? ये क्या बात है, ये क्या बात है? देखिए जो आदमी आपके पास शेख रशीद साहब वाली प्रेडिक्शन करने की सलाहियत तो नहीं आ गई? नहीं, अल्लाह माफ करे जी, शेख साहब वाली तो मेरे में ना आए, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन हूँ, इतना तो मुझे पता है कि हालात क्या हैं और किधर जा रहे हैं और ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, ये तो आपको रोज सुनते हैं, पता ही है। ये बैरिस्टर साहब, ये सर इस चीज को रोकने के लिए कोई आप लोगों की कोई हिकमत अमली है कि अपनी पार्टी को जरा मजीद मजबूत किया जाए? लाहौर में आप लोगों ने जलसा करने की इजाजत मांगी, वो आपको नहीं मिली, मुस्लिम लीग नून को मिल गई। 21 तारीख को ये लोग जलसा करने जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान पे, आप लोगों को इजाजत नहीं मिल रही, आप लोगों के लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो सर क्या इरादा है, पार्टी किस तरह फिर आगे इलेक्शन लड़ेगी, किस तरीके से पार्टी को जोड़ के रखना है? देखिए मंसूर साहब, बात यह है कि मुश्किलात तो हमें हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमें जलसों की इजाजत भी नहीं मिल रही। ये तो जो कराची में हमारे लोगों ने अप्लाई किया, इजाजत से इनकार कर दिया गया, लाहौर में इनकार कर दिया गया, केपी में इनकार किया जा रहा है, उसके बावजूद हमारे लोगों को भी उठाया जा रहा है। आज भी आपने एक वाकया देख लिया फारूक हबीब वाला। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि पार्टी का ये कमिटमेंट है कि हम इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे, चाहे जितनी भी मुश्किलात हों, और इंशाल्लाह हम टिकट भी देंगे अपने कैंडिडेट्स को। अनकरीब हम ये कमेटियों पे काम हो रहा है, पार्लिमानी कमेटीज बनेंगी और हम टिकट एलोकेशन शुरू कर देंगे। और इलेक्शन में हमने जाना है, जो भी हालात हों, जितनी भी मुश्किलात हों, इंशाल्लाह पीटीआई मुकाबला करेगी, कानूनी तौर पर भी जंग लड़ेंगे और मैदान सियासत में भी जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह। और हमें अल्लाह पे से पूरा यकीन और एतमाद है कि इंशाल्लाह हम बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएंगे इलेक्शन में। अज़मा बुखारी साहिबा, ये क्या तरीकाकार है आपको? आप लोग यहाँ पे जलसे की इजाजत मांगते हैं और यूं करके इजाजत मिलती है जैसे इजाजतनामा लेके कोई दरवाजे पे खड़ा हुआ था कि आओ जी दसो कितने करना है जलसा, और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे के लिए मारी मारी फिर रही है और उसको कभी उस उधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, घूमे बेचारी घूमती फिरती जा रही है, उसको इजाजत नहीं मिल रही। ये इंसाफ है? ये क्या हो रहा है? ये बड़ी सिंपल सी बात है मंसूर साहब, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने 9 मई की तरह के मामला तो नहीं किए हुए, और सिर्फ 9 मई नहीं, पेट्रोल बम से खेलना जिनका मशगला है, जिनका जो है वो पुलिस को, रेंजर्स को जो है वो पत्थर मारना जिनको बहुत अच्छा लगता है, जिनकी ट्रेनिंग जो है वो फौजी तनसीबात पर हमले करा के हुई है, जिनको मुजाहिदीन बनाया गया है पाकिस्तान के तमाम इदारों पर, अदालतों पर चढ़ दौड़ने का, तो उनको तो फिर जाहिर है इजाज़त नहीं मिल सकती। और उनको बाय द वे ये आपको शायद मालूम होगा कि उनको कहा गया है कि लिबर्टी जो है चौक में इजाज़त नहीं मिल सकती, वो किसी खुली जगह का इंतखाब कर लें। तो हम 21 को जलसा कर रहे हैं, ये 22-23 को कर लें मीनार पाकिस्तान में। इनको बड़ा शौक है ना मीनार पाकिस्तान भरने का, और आपको याद है वो कहते होते थे कि मीनार पाकिस्तान भर के दिखाएं, तो ये अपना शौक पूरा कर लें, किसी खुली जगह पे जाए ना, वो छोटे से चौक चौराहे पे क्यों आना चाहते हैं? ये तो मकबूल बहुत है। तो इसलिए ये तरीके इंसाफ, तरीके फसाद जिसको मैं कहती हूँ, उसको मुस्लिम लीग नून से मत मिलाएं। हमारे ऊपर क्या नहीं हुआ, क्या हमारे लीडरान जो है उनको हुकूमतों से नहीं फेंका गया, क्या उनके ऊपर ट्रायल नहीं हुए, क्या उनके ऊपर जो है वो हर तरह का सियासी इंतकाम नहीं उनके साथ किया गया, लेकिन हमने उसका जो है वो तरीके से, आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से, अदालती तरीके से उसका मुकाबला किया। अब ये बेचारे जो है ये अपनी मेडिसिन को खुद टेस्ट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर कड़वी लग रही है। ये हसन मुर्तजा साहब, आप क्यों हंस रहे थे अज़मा बुखारी साहिबा जब ये बात कह रही थी कि जनाब 9 मई की वजह से इनकी पार्टी को इजाजत नहीं मिल सकती जलसों की, तो आप इसमें क्यों मुस्कुरा क्यों रहे थे आप हसन साहब? भाई आपके किसी पार्टिसिपेंट की आवाज नहीं आ रही जी, और जब दूसरे बोलते हैं ना तो उस वक्त काफी शोर बीच में आ जाता है। मैं तो उस पे हंस रहा था और उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था कि आपको मैं सेंड करूं कि इधर मेरी तरफ तो ये एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, अजीब अजीब आवाजें निकलती हैं। बस ये पाकिस्तान के जमहूरी माहौल की अक्कासी कर रहा है ये प्रोग्राम भी इस वक्त, बिल्कुल ऐसे ही है। शोर बहुत ज्यादा है और कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, कुछ ऐसा ही प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त। मंसूर भाई प्रोग्राम तो गया, ये तो सारा खत्म हो गया। अच्छा चले, मैं फिर ब्रेक ले लेता हूं, फिर यही तरीका हो सकता है जब प्रोग्राम के साथ ये सब कुछ हो जाए तो फिर ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन वो मैं लफ्ज़ में नहीं रिपीट कर सकता जो हो गया है। चले मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले फारूक हबीब साहब के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, अब कुछ मियाँ साहब की वापसी की कुछ बात करते हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जनाब डील का नतीजा है जिसकी वजह से मियां साहब वापस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रेड कारपेट जो बिछने लगा है, खुर्शीद शाह साहब का बयान था कि उनके वेलकम करने के लिए जो रेड कारपेट बिछ रहा है वो किसी डील के बगैर नहीं है। हसन मुर्तजा साहब, क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसे खदशात हैं, क्यों इस राय का इजहार किया जा रहा है? नहीं मंसूर साहब, इसमें कोई खदशात वाली बात नहीं है। जो हालात नजर आ रहे हैं उससे यही महसूस होता है कि शायद कोई डील है या कोई इस किस्म का चक्कर है जिस पे वो आ रहे हैं, क्योंकि वो 16 माह की हुकूमत जो थी मियां शहबाज शरीफ साहब की, उसमें भी वो वापस तशरीफ नहीं लाए। अच्छा जी। और फिर उनके पास ये सारे प्लान होने के बावजूद कि वो आएंगे तो हर चीज ठीक हो जाएगी, जो अब नजरिया और बयानिया बनाया जा रहा है कि हर चीज मियां साहब के आने से ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक हो जाएगी अगर उनके पास ये सारे प्लान्स मौजूद थे और ये सारा कोई ऐसा रोड मैप था कि चीजें जो काबू में आ जाएंगी, तो वो मियां साहब को भी बताते, ताकि ये लोग जो 16 माह तक एक अजाब से गुजरते रहे हैं। वैसे हसन साहब, मुझे सिर्फ ये बात बताइए सर, बंदे आपके पास पंजाब में आ नहीं रहे, बल्कि कहीं भी नहीं आ रहे, आपकी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे, नून लीग डील भी कर रही है, ये इनके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी आ गई है जो आपके पास नहीं है? नहीं, कोई ऐसी गिदड़ सिंगी हमने तो ये अंदाजा नहीं करना, और ये हालात भी बताएंगे कि ये किस हद तक हमारे खदशात थे और किस हद तक हम सही सोच रहे थे या जो बात कर रहे थे वो क्या थी। ये वक्त आएगा और सबको पता चलेगा। आज सारे कहते हैं ना कि 2018 में क्या हुआ था, इसी तरह 2013 में आप देख लें क्या हुआ था, वो सारों को पता है। तो ये चीजें जो हैं अपने टाइम के साथ खुद ब खुद खुलती रहती हैं। खुर्शीद शाह साहब ने कोई ऐसी गलत बात नहीं कही, उन्होंने नहायत एहतराम के साथ, और उन्होंने अपनी जो एक सियासी रहनुमा या कारकुन सोच सकता है, उन्होंने अपनी सोच का इजहार किया है। ये इसको गलत साबित कर देंगे, यही हो सकता है, और तो इसमें कोई ऐसा मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने कोई उनको गलत नहीं कहा कि ठीक। ये बैरिस्टर सैफ साहब, ये पीपल्स पार्टी जिस खदशे का इजहार कर रही है, तो आप और पीपल्स पार्टी तो फिर एक ही पेज पे हो गए ना, यानी वो सेम पेज नहीं मिला जो इन लोगों को मिल गया, ये कहना दुरुस्त होगा? देखिए, बिलावल साहब ने जो कुछ अर्सा पहले बात की थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, मेरे ख्याल में बात के हालात अगर आप देखें तो यही नजर आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा किसी को भी, पीपल्स पार्टी को भी नहीं मिल रहा, तहरीक इंसाफ को तो यकीनन नहीं मिल रहा। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो भी आप हालात का जायजा लेते हैं पिछले तकरीबन कोई मैं तो समझता हूं कि जब से पीडीएम की हुकूमत आई है उसके बाद से लेकर अब तक तो यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो है माहौल पीएमएलएन के लिए साजगार बनाया जाए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये जो कुछ हो रहा है, सिर्फ आप एक काम करें मंसूर साहब, आप जरा सरकारी टीवी लगा दें, पीटीवी, उसमें आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के जलसों को जिस तरह की कवरेज मिलती है, क्या किसी और पार्टी को मिल रही है? नहीं मिल रही। इसी तरह उनको जो जलसों की इजाजत, बाकी सारी चीजें, उसके बाद एक और जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के जितने बड़े लीडर हैं पंजाब में, उनके लिए मैदान खाली किया जा रहा है इस तरह से कि पीटीआई के जो लोग उनके खिलाफ इलेक्शन में लड़ने की कैपेसिटी रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं, उनको ये तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान तो फलाना डमकाना इस किस्म की पार्टियों में भेजा जा रहा है। ये सारा कुछ एक प्लान है। और दूसरी तरफ उनको लाने के लिए मियां साहब को, और केसेस का हाल देख लें कि कन्विक्टेड क्रिमिनल जो है वो बड़े मजे से आ रहा है धूमधाम से, और इलेक्शन में वो मीनारे पाकिस्तान में जलसा भी करेगा और इलेक्शन में हिस्सा भी लेगा। तो ये जो हालात है, इसके बाद मेरे ख्याल में किसी को कोई शक और शुबा नहीं रहता। लेकिन एक बात आपको बता दूं, मैं ये यकीन से और वसूख से आपके साथ आपको ये कह सकता हूं कि इंशाल्लाह इन तमाम हरबों और हथकंडों के बावजूद शायद चंद एक सीटें जोर जबरदस्ती इनको दिलवा दी जाएं, लेकिन बाकी इंशाल्लाह जो ओवरऑल वो है एक मोज़ेक है इलेक्शन का, और जो नक्शा आएगा सामने, वो उसमें इनको बहुत बड़ी मायूसी होगी। अवाम ने इनको रिजेक्ट करना है, इनका बयानिया सब कुछ लोगों के सामने है। तकरीरों से, जलसों से फर्क नहीं पड़ता। मीनारे पाकिस्तान में अब 10 लाख लोगों को जमा कर दें, असल में मैटर वो करेगा कि वोट जो पोलिंग बॉक्स में जो बैलेट जाता है वो ठप्पा किस पे लगता है, वो ठप्पा इंशाल्लाह बल्ले पे लगेगा। अज़मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस रंजिश का इजहार करे, मुझे समझ आता है आपकी मुखालफत हो रही होगी, ठीक है, लेकिन आपके अपने पुराने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी अब यही कह रही है कि जनाब डील के तहत मियां साहब आ रहे हैं, डील के बगैर नहीं आ सकते।
देखो, पहले तो मैं भी बड़ी इज्जत और एहतराम से पूछना ये चाहती हूँ कि भाई ये जो गुस्सा है, ये जो डिप्रेशन है, अगर तरीके इस्तेकाम में लोग चले गए हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं गए, इसका गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहे हो? इनका गुस्सा बनता है जी, जाहिर है रेलेवेंट होने के लिए पंजाब के अंदर इनको हमें अटैक करना जरूरी है, लेकिन हमारी तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए हम इनको अटैक नहीं करेंगे। लेकिन 2-3 बातों का जवाब मैं जरूर दूंगी। पहली तो बात यह है कि थोड़ी सी ना मुझे लगता है कि डिप्रेशन और टेंशन में पीपल्स पार्टी को जो है ना वो कॉमन सेंस भी खत्म होती जा रही है। जैसे पहले इन्होंने एक वो किया कि जो देखे ना राना सनाउल्लाह ने जो है वो तारीख दे दी थी कि जनवरी के एंड पे इलेक्शन होंगे। हालांकि वो अंडरस्टूड बात थी कि 30 नवंबर को जो है हल्का बंदियां फाइनल होंगी, उसके बाद 54 डेज का जो है वो इलेक्शन शेड्यूल होता है, सबको पता है ये सारे इलेक्शन लड़ने वाले हैं, लेकिन कॉमन सेंस काम नहीं की। इसी तरह इनकी कॉमन सेंस अब काम नहीं कर रही, और इसलिए कि 16 महीने की जो है वो धरनों से भरी हुई, फसाद से भरी हुई और जो है वो जलसे जुलूसों से भरी हुई, इंतशार से भरी हुई सियासत जो है उसके और IMF के जकड़े हुए प्रोग्राम की जो है उसकी हुकूमत में और 5 साल का मैंडेट लेकर आई हुई हुकूमत में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसकी डिलीवरी में, उसके काम करने में फर्क होता है। ये भी एक कॉमन सेंस की बात है, शायद इनको समझ में नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि किस चीज का गुस्सा, किस चीज का। खुर्शीद शाह साहब आपको पता है बहुत अरसे से मेरे बुजुर्ग हैं, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ उनका, वो बहुत अरसे से बैकग्राउंड में थे, उनको कुछ ज्यादा पीपल्स पार्टी के सर्कल्स में भी इन नहीं किया जा रहा था। मैं पीपल्स पार्टी की उसमें बात नहीं करना चाहती क्योंकि ये ऐसे ही है, चूंकि हसन मुर्तजा ने जो है वो हमें बताने की कोशिश की है कि मियां साहब को कब आना चाहिए, 1 मिनट, कब आना चाहिए, तो मुझे भी बताना पड़ा। कर करके एंड पे आखिरी जुमला कहती मैं पीपल्स पार्टी जवाब देना ना, नहीं इसलिए बिकॉज उन्होंने सवाल किए ना, जवाब देना तो मुझे जरूरी बन जाता ना। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि हमें जो है वो मियां साहब को कब लाना है इसका फैसला या इसकी इजाजत हसन मुर्तजा साहब तो हमें देंगे नहीं। इसकी इजाजत जो है वो हमें कोई नहीं दे सकता, ये हमें फैसला करना है। फिर ये है कि क्या इनको नहीं पता कि किस तरह से हुकूमत के हाथ पैर बांधे हुए थे, किस तरह से सास कोर्ट जो है वो काम कर रही थी, किस तरह से जो है वो बहुत सारे अभी भी सिस्टम के अंदर लोग मौजूद थे जो लेके बैठे हुए थे। अच्छी डील है कि मियां साहब को जो है वो अभी भी धमकियां दी जा रही है, इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मियां साहब का केस आज भी जो है, खुद मरियम नवाज शरीफ की बरियत होने के बावजूद, अरशद मलिक की वीडियो होने के बावजूद, उसके एतराफ के बावजूद, उसको हटा देने के बावजूद उसका फैसला आज भी एग्जिस्ट करता है। इसको डील कहते हैं। भाई मुकाबला करें और हिम्मत और हौसले से मुकाबला करें। अगर तरीके इस्तेकाम में लोग जा रहे हैं और वो इनकी तरफ नहीं गए तो उसका गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहे हैं? हम तो आपसे बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे सियासी बात करेंगे और हम सियासी लड़ाई की बजाय हम प्रोग्राम देंगे अवाम को। जो प्रोग्राम अवाम को पसंद आएगा उस पर वो बैलेट पेपर पर ठप्पा लगा देंगे। बैरिस्टर सैफ साहब के लिए गुजारिश ये है कि काश इतनी जज्बाती गुफ्तगू जो उन्होंने की है, काश इसमें 2018 की भी थोड़ी सी बात कर देते। उसमें ठप्पे कहाँ लग रहे थे, कैसे लग रहे थे, कैसे टिकटें वापस करवा रहे थे, कैसे जो है वो पंजाब में हमारी हुकूमत बनने से रोक दी गई थी। मेरे ख्याल है वहां तक बैरिस्टर साहब की याददाश्त जो है वो शायद थोड़ी सी कमजोर हो गई है। हसन मुर्तजा साहब, ये बड़ा अजीब जुमला कहा है अज़मा बुखारी साहिबा ने कि हम तो ये भी नहीं समझते कि आपको पंजाब के हवाले से जवाब देना चाहिए। मुझे ये तासुर मिला है, मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैंने गलत समझा है, कि जैसे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना मद्दे मुकाबिल समझ नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नो, मैंने तनकीद की बात की है। वो पूरा हक रखते हैं। वो जो उनका जीत है वो कह सकते हैं, और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मुझे कोई हक नहीं है, या मैं कौन होता हूँ मियां साहब के आने की डेट देने वाला या बताने वाला या करने वाला। पाकिस्तानी हूँ ना, मैं सारी चीजें देखता रहता हूँ, कब कब वो मुल्क से गए हैं, कब कब वो वापस आए हैं, कैसे कैसे वो वापस आए हैं। डिप्रेशन में मैं नहीं हूँ, डिप्रेशन में शायद वो खुद है, और खुद से मुराद उनकी जमात है। PMLN डिप्रेशन का शिकार है, हम नहीं है। हमने तो मियां साहब का वो पिछली दफा का जो आना था वो डील नहीं थी। वो उसमें उन्होंने नहीं कहा था कि मैं 5 साल के लिए गया था और फिर बाद में साबित हुआ कि नहीं 5 साल के लिए नहीं, आप 10 साल के लिए गए थे। ये सारी चीजें जो पीछे गुजरी हुई हैं, अगर वो पीपल्स पार्टी देखकर कहे, और फिर इस मुल्क के अंदर जब जब जमहूरियत को जरूरत पड़ी है खून पीपल्स पार्टी ने दिया है, तो पीपल्स पार्टी को तो होगी ना परेशानी लाख कि आज मुल्क के साथ क्या हो रहा है, कैसे आया जा रहा है, कैसे क्या होने जा रहा है। तो इसलिए हम इसके लिए परेशान भी होते हैं और बात भी करते हैं कि इस तरह ना किया जाए, ताकि कल को जब कोई वक्त आएगा तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही होगी। और पीपल्स पार्टी परेशान इसलिए होती है कि वो तीसरी बार वजीर आजम पीपल्स पार्टी की वजह से, उसके कवानी आइन में तरामीन की वजह से ही वो बने थे। तो पीपल्स पार्टी को बिल्कुल ये कह देना कि उनको हम जवाब नहीं देना चाहते या उनको तो पंजाब में,
तो पंजाब में तो पीपल्स पार्टी 7 सीटें लेके बैठे हुए हैं। सिंध में आपका क्या हाल है? सिंध में कितनी आपके पास सीटें थी कि आप कहें कि हम वहाँ कहें कि जी या तो हम सिंध में डिस्कस ही नहीं करेंगे। ठीक, PMLN एक बड़ी पार्टी है, हम उसको मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी भी बड़ी पार्टी थी, लेकिन लोग जो हैं वो वक्त के साथ साथ छोड़ के जाते रहे, क्योंकि यहाँ सूबे में हमारी गवर्नमेंट ना बनी। पावर पॉलिटिक्स है पंजाब के अंदर, लोगों ने हमें छोड़ा। पीपल्स पार्टी तो आज भी वहीं खड़ी है। क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को आप इस तरह तोड़कर खत्म कर देंगे? वो रहेगी, एग्जिस्ट करेगी, वो इलेक्शन भी लड़ेगी, एक आधा इलेक्शन वो कमजोर लड़ लेगी, आइंदा वो एक हकीकत है, उसको भी तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, अज़मा बुखारी साहिबा, बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद सैफ साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के आखिर में मुझे ये लग रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं और नून लीग का मोराल जो है वो दिन ब दिन बुलंदतर होता जा रहा है। पता नहीं क्यों बुलंदतर होता जा रहा है, ऐसी कौन सी सपोर्ट है या ऐसा कौन सा जज्बा है या शायद मियाँ साहब की वापसी है। आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।